राष्ट्रभाव की भावना जब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगें कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई भी साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे ले लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का जो भाव था वो कैसे विकसित किया? क्यों? क्योंकि उस समय हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियाँ थीं, समुदाय थे। उनको एक साथ उनको जोड़ना, किस तरह से जोड़ा जाए, ये एक अहम मुद्दा था उस समय। सामूहिक अपनेपन की ये भावना आंशिक रूप से संघर्षों के चलते हुए पैदा हुई थी। इनके अलावा बहुत सारी जो संस्कृतियाँ भी उस समय प्रक्रिया में थीं, चल रही थीं, जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ, गीत और प्रतीक, ये सभी चित्र, ये सभी राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान बढ़ चढ़कर दे रही थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किस तस्वीर में अंकित की जाती है ना? तो इससे वो एक किस तस्वीर जो राष्ट्रवाद पहचाना जाता है कि एक तस्वीर बना लिए जिसमें लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके ज़रिए वे राष्ट्र की पहचान कर सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी थी। यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की वंदना के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। जब भी आंदोलन होते थे तो इस गीत को लोग बढ़ चढ़कर गाया करते थे। तो स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसकी प्रेरणा से जो अवेंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की जो विश्व विख्यात छवि है उसको चित्रित किया था। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर और देवी आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण दिखाई देती हैं। और आगे चलकर इस जो छवि थी, ये कलाकृति थी, उसको बड़े पैमाने पर तस्वीरों में बनाई जाने लगी, उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे। बहुत सारे कलाकार थे, वे भी जो भारत माता की तस्वीर थी एक नारी के रूप में, उसको बनाने लगे। तो भारत माता की जो छवि थी, क्योंकि एक पर्सन जो बनाता है और उसी तस्वीर को कोई दूसरा पर्सन बनाता है तो क्या होता है, उसका डिफरेंट रूप हो जाता है। तो जो भारत माता की तस्वीर बनी थी उसको अलग अलग रूप ग्रहण वो करती गई। इस मातृ छवि के प्रति जो श्रद्धा थी, राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा था। लोग उसमें आस्था रखने लगे थे उस तस्वीर के प्रति। जैसे हम देवी देवताओं की तस्वीर के आगे नतमस्तक होते, उसी तरह से जो भारत माता की तस्वीर बनी थी वो एक आस्था का केंद्र भी बनती गई थी। लोग उसे अपनी माता के रूप में ग्रहण करने लगे थे। राष्ट्रवाद का जो विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ था। जितनी भी हमारी लोक कथाएँ होती हैं, प्रचलित लोक कहानियाँ जो गाते हैं, कहते हैं, वो भी क्या हुआ ना कि फिर से उनको जीवन मिलने लगा। और 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने जो भाट होते हैं ना, भाट और चारणों द्वारा जो सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया था कि उससे पहले कोई लिखता नहीं था इन चीज़ों को। फिर जो भाट होते थे ना, कि आप देखते होंगे गाँव में जा जाकर, अभी भी शायद मिल भी जाएं कहीं, गाँव में जा जाकर वो कहानियाँ, खेल तमाशे दिखाते हैं और कहानियाँ का भी वो वर्णन करते हैं, सुनाते हैं गा गा कर। तो इस तरह से जो राष्ट्रवादी थे, उन जो कहानियाँ होती थी उनको लिख लिया करते थे।
और वे लोकगीतों को और जनश्रुतियों को भी इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे थे कि जगह जगह जाएंगे गांव-गांव में, और वहाँ जितने भी लोकगीत होते हैं, आम प्रचलन में जो गीत गाए जाते थे उनको इकट्ठा करने के लिए घूमते थे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर को पेश कर सकती हैं, क्योंकि जो संस्कृति होती है वो हमारी कहानी गीतों में अवश्य झलकती है, और यही इसके द्वारा राष्ट्रवाद की जो बुनियाद है उसको मजबूत करने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से क्या हुआ था, ये जो संस्कृतियाँ थीं, जो बाहरी जो ताकतें आई थी ना अंग्रेज़ों के रूप में, वो उनको संस्कृतियों को, हमारी प्रचलित जो संस्कृतियाँ थीं उनको वो नष्ट कर रही थी। कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृतियाँ थीं वो ख़त्म होती जा रही थीं, तो उनको सजोना, उनको इकट्ठा करना बहुत आवश्यक था। और इसी तरह से जो विदेशी संस्कृतियाँ, बाहरी जो ताकतें थीं वो के प्रभाव से जो भ्रष्ट और दूषित हो चुकी थी हमारी संस्कृतियाँ, तो अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में जितने भी गौरव भाव पैदा हुए थे उनको, लोक परंपराओं को बचाना बहुत ज़रूरी था। बंगाल में खुद जो रविन्द्रनाथ टैगोर भी लोक कथा, गीत और बाल गीत और मिथकों के इकट्ठा करने में निकल पड़े थे। उन्होंने भी ये शुरू कर दिया कि इन चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है कि जो पाश्चात्य जो संस्कृति आई है कहीं उसके दबाव में ये हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, कहीं खो ना जाए, दब ना जाए और नष्ट ना हो जाए। उनको सजोना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोक लॉर्ड्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन जो था वो 4 खंडों में प्रकाशित भी किया। उनका मानना था कि लोक कथाएँ राष्ट्रीय साहित्य होती हैं और यह लोगों के असली जो विचार और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को इकट्ठा करने में और उनमें राष्ट्रवाद की जो भावना थी भरने के लिए एक तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज़्यादा जागरूक होते चले गए, क्योंकि एक चिन्ह होता है, प्रतीक होते हैं जिससे कि लोग उससे जुड़ते जाते हैं उसको और वे अपना उसको मानने लगते हैं। तो इस तरह से राष्ट्र प्रतीकों को ढूंढने लगे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलनों के दौरान एक तिरंगा झंडा जिसमें कि हरा, पीला और लाल रंग तैयार किए गए थे। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले कमल, 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक चंद्र, अर्धचंद्र दिखाया गया था, क्योंकि जो चंद्रमा है वह हिंदू और मुस्लिम दोनों का पूजनीय होता है। तो उसमें चंद्रमा का निशान भी लगाया गया था और उसमें 8 जो प्रांत थे जहाँ पर उनका ब्रिटिश हुकूमत का दबदबा था, तो वो 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में 8 कमल भी उसमें दर्शाए गए थे। और ये 3 रंगों का हो गया था, हरा, पीला, लाल था। फिर 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का एक झंडा तैयार कर लिया। यह भी तिरंगा के 3 रंगों का था जिसमें सफ़ेद, हरा और लाल रंग थे। इसके जो मध्य में सेंटर में गांधी जी वादी प्रतीक यानी कि चरखे को जगह दी गई थी। और जो चरखा था वो किसका प्रतीक था? स्वावलंबी बनने का। तो फिर जितने भी जुलूस होते थे तो लोग क्या करते थे, उस झंडे को लेकर चलना शुरू कर देते थे। जुलूस में ये झंडा थामे चलना शासन के प्रति क्या था? अवज्ञा का संकेत था। शासन के प्रति अवज्ञा दर्शाना क्या था? झंडे को लेकर चलना किसी भी जुलूस में। फिर इतिहास की जो पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय ये महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। जितनी भी हमारा इतिहास है भारतीय, उसको फिर से अलग रूप से पढ़ाना चाहिए। अंग्रेज़ों की नज़र में जो भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग जो थे वो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे, ऐसा उनका मानना था। और इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे थे।
कि क्या वास्तव में ऐसा तो नहीं था कि हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हो और अंग्रेज़ जैसा मान रहे थे कि ये लोग अपनी सत्ता को खुद नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए इसी वजह से यहाँ पर बार बार किसी न किसी जो सत्ता है वो हुकूमत करने चली आती है। तो फिर अपने इतिहास को टटोलना भी बहुत ज़रूरी था। तो लोगों ने जो महान जो लोग थे उन्होंने ये सोचा कि पीछे जो हमारा इतिहास है उनको लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। फिर उन्होंने उस गौरवमयी जो प्राचीन युग के बारे में लिखना भी शुरू कर दिया था कि जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान, गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला, व्यापार बहुत अच्छी तरह से जो फल फूल रहे थे उस समय। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया। उससे पहले हमारे देश में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान भी किया जाता था। लोगों को एकजुट करने के लिए कोशिश की कि अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। समस्या ये थी कि जितना भी गौरवगान किया जा रहा था, चाहे वो गीतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा या किसी भी इतिहास के द्वारा, वो क्या था, हिंदुओं का था। सब कुछ हिंदुओं की महानतम कृतियाँ थीं। तो इससे छवियों जो सहारा लिया जा रहा था, जो भी छवियाँ थीं, तस्वीरें थीं, उनको सहारा लिया जा रहा था। वे क्या थी, हिंदू की प्रतीक थी जो भारत माता को दिखाया गया। इसलिए जो अन्य समुदाय थे वे लोग कुछ थोड़ा सा अलग सा हो रहे थे। तो इस तरह से जो हमारे गीत, उपन्यास, कहानी, चित्र, प्रतीक ये थे, उन्होंने बहुत अधिक जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम उन्होंने योगदान दिया। तो इस तरह से ये सारे प्रतीक हमारे लिए पूजनीय, अभी भी हम इनको पूजनीय मानते हैं।